Hello and welcome students. We had started chapter number 8 and today we are dealing with the fifth part of this chapter, that is the structure of a eukaryotic cell. I have already told you that eukaryotic cell is a cell which has a proper nucleus. Eu means true and karyo means nucleus. So this cell has a proper nucleus, that means a nucleus in which the genetic material is covered by a membrane, and there is also presence of membrane bound organelles in the cell. And today we will start a detailed discussion on the structure of a eukaryotic cell. First of all, I'll discuss the basic outline of a eukaryotic cell. Every eukaryotic cell has three components which is common to all of them. मतलब तीन ऐसे parts हैं जो सभी eukaryotic cells में होंगे. उसके अलावा भी और parts हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पार्ट जो हर eukaryotic cell में ज़रूर मिलेगा, that is the cytoplasm of the cell. ये सेल का एक लिक्विड सेमी फ्लूइड मटेरियल है. एक्चुअली सेल के अंदर एक जेली जैसा लिक्विड है. ये एक लिविंग मटेरियल है एंड दिस मटेरियल दैट इज़ द साइटोप्लाज्म इज़ कवर्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. तो ये आपको सेल का एक कटा हुआ सेक्शन दिखाया जा रहा है. तो इसमें जो बाहर आपको ब्लू लाइन दिखाई जा रही है, दैट इज़ द membrane, cell membrane और plasma membrane which is covering the cytoplasm, ताकि जो cytoplasm है ये आसपास बिखर ना जाए, बाकी सेल से ये अलग रहे. and in the cytoplasm there is another structure which is known as the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा जिसमें इस सेल की सारी इंफॉर्मेशन होगी. नाउ देर आर सम मोर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन अ युग. ये तीन तो बेसिक हो गए, इसके अलावा भी और स्ट्रक्चर्स होंगे. तो उसमें से पहले हैं ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल. तो ऑर्गेनल्स मतलब छोटे ऑर्गन्स, छोटे अंग इस सेल के, जो सेल के अलग अलग काम कर रहे हैं. जैसे सेल ने रेस्पिरेशन करना है, कुछ स्टोर करना है, कुछ डाइजेस्ट करना है, तो जो अलग अलग काम है सेल के वो ये ऑर्गेनल्स द्वारा किए जाएंगे. सो दीज ऑर्गेनल्स दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर कवर्ड बाय वन और टू मेम्ब्रेन्स. ज़्यादातर इससे जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन ना हो. एंड in addition to the organelles, the cytoplasm also has some non-living structures. organelles living structure थे, कुछ non-living structures भी cytoplasm में present हैं जिन्हें हम inclusion bodies या cell inclusions कहते हैं. they are non-living, they are not capable of growth. ये grow नहीं कर सकती. और ज़्यादातर ये है क्या, ये एक्चुअली सेल द्वारा स्टोर किया गया रिज़र्व फूड मटेरियल है. मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उससे कुछ जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको यहाँ साइटोप्लाज्म रिज़र्व करके रखता है. जैसे कि ये कोई प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, अलग अलग कोई पिगमेंट्स हो सकती हैं. तो ये सब इंक्लूजन बॉडीज़ हैं. सो एवरी यूकैरियोटिक सेल has three main parts, that is the cell membrane, the nucleus and the cytoplasm. Cytoplasm has different structures which are responsible for performing different functions of the cell. They are known as organelles, and the cytoplasm also has some non-living storage molecules which are known as inclusions. और cytoplasm में ऑर्गेनल्स और इंक्लूजन्स के अलावा जो बाकी बीच में लिक्विड बच गया है, दैट इज़ नोन एज द साइटोजोल. दैट मीन्स
The cytoplasm is actually the cytosol plus the organelles plus the inclusions. मतलब जो आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। इसमें 3 चीज़ें हैं। लिक्विड पार्ट जो है वो साइटोसोल और उसमें तैर रहे 2 तरह के स्ट्रक्चर्स, एक तो लिविंग स्ट्रक्चर्स जो कि ऑर्गेनल्स हैं और दूसरे नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स जो कि इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। ये सबको मिला के, इन तीनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म बनता है। Now you must have heard about another word that is protoplasm. Now let us see the difference between the protoplasm and the cytoplasm. Suppose this is a cell and from outside you can see the cell membrane or plasma membrane of the cell. अब ये आप बाहर से सेल को देख पा रहे हैं। Now I am going to cut this cell and open it. So when I remove the cell membrane, what do I see is the cytoplasm of the cell along with the nucleus. तो आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही सेल के अंदर दिख रहे हैं। और साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टुगेदर आर नोन एज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वो प्रोटोप्लाज्म है। इसमें 2 तरह के लिक्विड्स आ गए। एक वो लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और दूसरा लिक्विड जो कि न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दैट मीन्स cytoplasm is that part of the protoplasm which is present outside the nucleus and inside the cell membrane. मतलब सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस के बाहर तक जितना भी मटेरियल ये बाहर प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म है। और अगर साइटोप्लाज्म के साथ साथ हम न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड यानी न्यूक्लियोप्लाज्म भी गिन लें, then that total material is known as protoplasm. The protoplasm is always covered with a cell membrane, and in some cells the cell membrane is also covered by another layer which is known as the cell wall. तो कई सारे यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होगी। जैसे कि प्लांट सेल्स में सभी सेल्स के बाहर सेल वॉल होती है, फंगल सेल्स में भी सेल वॉल होती है। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनके सेल के बाहर भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है। लेकिन इन सभी में सेल वॉल अलग अलग मटेरियल्स की बनी होगी। अगर अब मैं इस सेल को बीच में से ऐसे काट दूं कि सिर्फ इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाएं, फिर इस कटे हुए पार्ट को मैं थोड़ा सा आपकी तरफ घुमा दूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाहर वाला पार्ट सेल वॉल है और अंदर वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन है। अगर इस पार्ट को मैं अब पूरी तरह आपकी तरफ घुमा दूं तो आपको कुछ ऐसा सा डायग्राम दिखाई देगा जैसे बुक में सेल का कटा हुआ सेक्शन यानी कट सेक्शन बना होता है। तो ये बाहर वाली लेयर सेल वॉल है और अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है। And now we'll discuss the outermost part of the cell, that is the cell wall, in detail. We'll be discussing about the structure of cell wall of plants. Now you can see the cut section of the plant cells on the screen. Outer layer is the cell wall and the inner layer is cell membrane. Now if I cut a small part of this and enlarge it, it will look like this. तो इसमें आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं। इनर मोस्ट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये जो डार्क ग्रीन में है दिस इज़ द प्राइमरी सेल वॉल एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज़ मिडल लैमेला, ये जो लाइट ग्रीन कलर में है। द प्राइमरी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ some
polymers like cellulose, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तो अब इस पार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करके इसकी रोटेशन चेंज करके अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होगा। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसके ऊपर अगली लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, which is made up of cellulose, hemicellulose and pectin, and the primary cell wall is covered with another layer which is the middle lamella। तो एक सेल की मिडल लैमेला और इसके साथ वाले सेल की मिडल लैमेला आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करती हैं। ये एक तरह का सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। Now I'll discuss about all the components which are together making the primary cell wall. First of all, I'll be discussing about the cellulose fibers। ये सेलुलोज के धागे हैं जिन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और इसी तरह के नेटवर्क से पूरी प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है। Now if I take out one cellulose fiber, you will see that it is made up of many smaller fibrils, मतलब और पतले धागे सेलुलोज के जिन्हें मैक्रोफाइब्रिल्स कहा जाता है। अगर एक मैक्रोफाइब्रिल्स के को अगर अंदर से देखा जाए तो इसमें और भी पतले धागे होंगे जिन्हें माइक्रोफाइब्रिल्स कहा जाता है। हर माइक्रोफाइब्रिल कई सारी सेलुलोज चेन्स का बना हुआ है। These cellulose chains are arranged in parallel to each other and they are bonded together with hydrogen bonds। तो अगर हम एक सेलुलोज चेन को ध्यान से देखें तो इट इज़ एक्चुअली अ पॉलीसैकेराइड। आपको याद होगा मैंने बताया था पॉलीसैकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। सैकेराइड उसका एक यूनिट है और यहाँ पर इसका जो यूनिट है दैट इज़ ग्लूकोज। तो ये कई सारे ग्लूकोज आपस में बॉन्ड हो गए हैं एंड सच अ चेन इज़ नोन एज सेलुलोज चेन। मैनी सेलुलोज चेन्स मेक अ माइक्रोफाइब्रिल, मैनी माइक्रोफाइब्रिल्स मेक अ मैक्रोफाइब्रिल एंड these make the cellulose fibers which are making the primary cell wall। In addition to cellulose, there are many more fiber-like structures present in the cell wall and some of these fibers are hemicellulose। So now let us enlarge one hemicellulose fiber and look inside it। Hemicellulose is also a polysaccharide like cellulose। तो सेलुलोज की तरह हेमीसेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है पर ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। इसका मतलब कि ये अलग अलग तरह के यूनिट्स को जोड़कर बना है। जैसे सेलुलोज में आपने देखा था कि सारे ही यूनिट ग्लूकोज के थे, बट हेमीसेलुलोज में ये अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स बॉन्डेड हैं और हेमीसेलुलोज चेन बना रहे हैं। Now let us discuss about the third component of the cell wall, that is pectin। पेक्टिन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड है which is made up of many units joined together and it is also a heteropolysaccharide। that means all the units are not similar। ये अलग अलग तरह के यूनिट्स को जोड़कर बना है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है और ये एक तरह ग्लू का काम करता है जो कि स्टिकी है थोड़ा सा और अलग अलग कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है। यही पेक्टिन हमें सेल वॉल की ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर यानी कि मिडल लैमेला में भी पेक्टिन ही प्रेजेंट है, बट वो पेक्टिन के सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि कैल्शियम पेक्टेट, मतलब कैल्शियम और पेक्टिन का एक कंपाउंड, या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट। सो मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ calcium pectate and magnesium pectate।
तो हमने सेल वॉल और मिडिल लैमेला दोनों के स्ट्रक्चर की डिस्कशन करी. नाउ let us discuss why I am calling this cell wall as primary cell wall. प्राइमरी एक्चुअली मीन्स पहले आने वाला या पहले बनने वाला. दैट मीन्स प्राइमरी सेल वॉल इज़ अ सेल वॉल विच इज़ फॉर्म्ड फर्स्ट. एक नया सेल बनते ही जो सबसे पहली सेल वॉल बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल है. एंड इट इज़ अ वेरी थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. कई सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी ही रहती है, ज़िंदगी भर उनमें सिर्फ एक थिन सेल वॉल रहती है, प्राइमरी सेल वॉल. लेकिन कई सेल्स में जो ऐसा होता है कि प्राइमरी सेल वॉल के नीचे, मतलब प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक और सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है विच इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इनके बीच में एक और सेल वॉल बन गई है जो कि सेकेंडरी सेल वॉल है. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल्स दैट इज़ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. बट इट ऑल्सो हैज़ एन एक्स्ट्रा मटेरियल विच इज़ लिग्निन. लिग्निन एक तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो सेल वॉल को थिकनेस दे रहा है. इसके कारण सेल वॉल थिक हो जाती है, रिजिड, सख्त हो जाती है. तो ये जो सेल वॉल बन रही है सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बन रही है, मतलब सेल के अंदर की तरफ बन रही है. ध्यान रहे सेल वॉल कभी भी बाहर की तरफ मोटी नहीं होती, ये सेल के अंदर की तरफ थिक होती जाती है. एंड समटाइम्स ये जो पहली बार सेकेंडरी वॉल बनी उसको S1 कह देते हैं और इसके बाद कुछ और सेल वॉल्स भी बनती हैं सेकेंडरी टू, यानी कि S2, S3. तो ऐसी सेल वॉल्स बनने के कारण जो साइटोप्लाज्म की जो जगह है वो सेल वॉल के मटेरियल से भरती जाती है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म या अंदर की जो खाली जगह जिसको ल्यूमेन कहा जाता है वो बहुत कम रह जाती है. और ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल बहुत थिक है, मतलब कि पूरा साइटोप्लाज्म सिर्फ सेल वॉल के मटेरियल से ही भरा हुआ है और अंदर ल्यूमेन बहुत कम है, सच अ सेल इज़ अ डेड सेल. कई सेल्स में सेल वॉल के थिक होने का कारण लिग्निन के अलावा एक और मटेरियल है, एक वैक्सी मोम जैसा मटेरियल जिसको स्यूबरिन कहा जाता है. तो लिग्निन एंड समटाइम्स स्यूबरिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल. So today we discussed about the structure of a eukaryotic cell and that too about the cell wall. In the next class we will discuss about the plasma membrane of a eukaryotic cell.